हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज है लेसन 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग पार्ट 3 धातु और अधातु। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं और इनके आने के चांसेस भी अधिक होते हैं। ठीक है, एग्जाम में। तो हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो कि क्वेश्चन लिखा गया है, पहला है धातु और अधातु में अंतर। ठीक है, और दूसरा है धातुओं की सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। मतलब चाहे सक्रियता श्रेणी पूछे चाहे विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसके दो प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए। और तीसरा है मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, सूत्र व संगठन लिखना है। ठीक है, उसके बाद चौथा है निस्तापन भर्जन व फिर गालक और धातुमल किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है, परिभाषा। उसके बाद अगला है खनिज तथा अयस्क में अंतर, कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम। उसके बाद फिर थोड़ा सा देखना है संक्षारण और उसका निवारण। संक्षारण होता है उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, संक्षारण से बचाओ। ठीक है, फिर एक छोटा सा नीचे दे गया है सी से कंसंट्रेट, मतलब कॉपर का कंसंट्रेट मतलब सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 से अपक्रिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये दिन का टोटल अच्छे से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं तो 60 क्वेश्चन जो बनते हैं इस लेसन से, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं या बहुविकल्पीय भी इसी से हो सकता है फंस जाए। ठीक है ना, क्योंकि बहुविकल्पीय का कुछ कहा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी यदि अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं तो इनमें से बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी फंस सकता है। ठीक है, मतलब एग्जाम में आ सकता है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, जो कि है धातु और अधातु। तो पहला दिया गया है धातु धातु। ठीक है, तो इसमें अंतर लिखना है। तो अंतर लिखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो होता है, ना तो धातु होता है ना अधातु होता है, दोनों के बीच भी प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। तो देखिए, जिस तत्व जो होता है उसको 3 कैटेगरी बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, मतलब पहले धातु होता है फिर अधातु होता है, इन दोनों के बीच में जो होता है उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। तो देखिए, यदि हम लोग बात करें धातुओं की, ठीक है, तो धातु कह सकते हैं वह तत्व जिनमें उष्मा तथा विद्युत का चालन होता है, उसको हम लोग धातु कहते हैं। या फिर कह सकते हैं धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ठीक है, या फिर कह सकते हैं धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं या फिर धनायन होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग अधातुओं की, तो अधातु में विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं होता है, और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं या फिर ऋणायन होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों में कुछ अंतर तो देखते हैं। और अधातु होता है तो दोनों के बीच में होता है। धातुओं का कुछ एग्जाम्पल यदि हम लोग देखते हैं तो धातु के एग्जाम्पल में कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए जितने भी, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, ठीक है, आयरन हुआ, लोहा, या फिर सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम, ये सब किस में आएंगे, धातुओं में। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाने की प्रवृत्ति या बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। और उसके बाद अधातु की बात करेंगे तो जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ठीक है, सल्फर हुआ, ये सब किस में जाएंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। और इन दोनों के बीच का प्रॉपर्टी जो शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं देते भी हैं, ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं। ठीक है, उनको हम लोग उपधातु कहते हैं, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ आदि। ठीक है, तो अब कुछ अंतर को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं धातु और अधातुओं में अंतर। कुछ अंतर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए चमक की बात करें, ठीक है, तो धातुओं में अक्सर चमक पाया जाता है। ठीक है, जितनी भी धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, और अधातुओं में चमक उतना नहीं पाया जाता। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं कि मतलब जैसे मान लीजिए अधातुओं में लेकिन धातु का गुण दिखाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद तन्यता की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए धातु है तो उसमें तन्यता अधिक होती है। यदि मान लीजिए कोई भी धातु, तो उसको हम लोग पीट कर पतले चादर के रूप में या वायर तार के रूप में ले जा सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे गलनांक की, तो गलनांक भी धातुओं का अधिक होता है जबकि अधातुओं का कम होता है। ठीक है, उसके बाद ध्वनि की बात करें, जबकि गलनांक में देखेंगे तो अधातु में जैसे मान लीजिए कार्बन, ठीक है, कार्बन का हीरा होता है। ठीक है, अब हीरा है तो उसका सबसे कठोर अधातु माना जाता है, मतलब सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन वो किस में आता है, अधातुओं में आता है। ठीक है, ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी धातु है उसको हम लोग हथौड़े से पीट रहे हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी, लेकिन यदि अधातु हो तो उसमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद कठोरता देखते हैं, तो कठोरता धातुओं की अधिक होती है जबकि अधातुओं की कम होती है। ऐसे कुछ होते हैं जिनका मतलब कठोरता बहुत अधिक होता है अधातु होते हुए भी। उसके बाद बात करते हैं उदाहरण। तो उदाहरण में जैसे मान लीजिए जितने भी धातु हैं, जैसे हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल में कि आयरन हुआ, ठीक है, Ag हुआ, सिल्वर, गोल्ड हुआ, Au, उसके बाद फिर सोडियम, पोटेशियम, ये सब आ जाएंगे धातुओं में। ठीक है, अधातुओं की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा जैसे कार्बन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन,
नाइट्रोजन, ये सब आ जाएंगे अधातुओं में। और इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टीज होता है उसको कहते हैं उपधातु, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। ओके, अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो दूसरा दिया गया, धातुओं की सक्रियता श्रेणी तथा विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके दो प्रमुख अनुप्रयोग हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, धातुओं का सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि वह श्रेणी जो धातुओं के अभिक्रियाशीलता को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने पर, मतलब क्या हुआ कि वह श्रेणी जो धातुओं के अभिक्रियाशीलता को देखते हुए एक आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं, उससे जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी, या फिर इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर रखा गया है पोटेशियम, यहाँ पर इसका प्रतीक लिखा गया है, हम देख लेते हैं और एक बार हम पढ़ रहे हैं, आप लोग नाम भी लिखना चाहें लिख सकते हैं या फिर बुक में दिया होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है। ठीक है, या फिर उसके बाद पीबी लेड है, उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर कॉपर Hg, उसके बाद Ag। ठीक है, यहाँ पर कॉपर के बाद क्या है, Hg है। ठीक है, जिसको हम लोग पारा कहते हैं, फिर Ag है सिल्वर, उसके बाद गोल्ड है। ठीक है, सोना। तो यहाँ पर देखिए यदि हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो धीरे धीरे इनका जो क्रियाशीलता का क्रम है वो घट रहा है। जैसे मान लीजिए ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तो ये सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हैं। ठीक है, ये सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं घटती अपक्रियाशीलता, फिर सबसे नीचे आ रहे हैं सबसे कम अपक्रियाशील तत्व है। ठीक है, जैसे Au को ले लें हम तो ये बहुत कम क्रियाशील होता है। जैसे मान लीजिए ये किसी से लगभग सामान्य ताप पर रिएक्शन नहीं करता है। यदि मान लीजिए कहीं पर पड़ा है, यदि सोना गोल्ड, तो वैसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग आयरन को कहीं छोड़ देते हैं, वो नमी की उपस्थिति में या नमी के संपर्क में आके वो फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, मतलब उस पर जंग लग जाता है। लेकिन गोल्ड में बहुत कम रिएक्टिव होने के कारण, गोल्ड है या फिर Ag है, तो इस पर आसानी से जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम लोग विस्थापन अपक्रिया देखेंगे तो भी इसी से रिलेटेड होता है। यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि कोई भी यदि धातु है, ठीक है, तो वो यदि अम्ल से अपक्रिया कर रहा है तो कुछ ऐसे होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि मान लीजिए हम लोग जिंक का H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं, मतलब जिंक को H2SO4 में डालते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है, जबकि हम लोग सिल्वर को डाल देते हैं Ag को तो उस H2SO4 से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। तो उसका भी रीजन यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी धातु हैं वो अम्ल से, अम्ल का मतलब हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो जिसमें हाइड्रोजन हो, उपस्थित हो, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें, क्योंकि ऊपर से क्रियाशीलता घट रहा है तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व हैं वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अधिक क्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं, और नीचे जो हाइड्रोजन के हैं Cu, Ag, Hg, Au, ये हाइड्रोजन को उनके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग यदि जिंक है तो जिंक को डाल रहे हैं H2SO4 में तो वो हाइड्रोजन को विस्थापित करके उनका स्थान ले लेता है, लेकिन Ag हाइड्रोजन से बहुत नीचे है तो Ag इसको नहीं विस्थापित कर पाता हाइड्रोजन को। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यदि हम लोग ऊपर से नीचे अपक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में देख रहे हैं तो कह सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी में या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं वो अपने से नीचे वाले तत्व को उनके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये भी देख सकते हैं हम लोग कि कौन सा अपक्रिया होगा कौन सा नहीं होगा। यदि मान लीजिए जैसे कोई अपक्रिया दिया गया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऊपर के कोई तत्व लिए गए हैं, ठीक है, और नीचे का कोई तत्व है जिसका यौगिक है, तो उसको तो आसानी से विस्थापित कर देंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए यहाँ पर CuSO4 और यहाँ इसमें डाल देते हैं जिंक, तो जिंक देखिए कॉपर से बहुत ऊपर, यहाँ जिंक है यहाँ कॉपर है, तो ये अधिक क्रियाशील होने के कारण यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर देता है और बनता है ZnSO4, मतलब कॉपर का स्थान जिंक ले लेता है आके और कॉपर निकल जाता है और प्लस कॉपर। तो यहाँ पर विस्थापन अपक्रिया हुआ, जिंक कॉपर का स्थान ले लिया क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक रिएक्टिव था, इसलिए कॉपर के विलयन में जिंक आ गया। लेकिन यदि हम लोग ऐसा कर दें कि ZnSO4 ले लें और प्लस यहाँ पर Cu को डाल दें कॉपर, तो यहाँ पर नो रिएक्शन। ठीक है, कोई अपक्रिया नहीं। क्यों? क्योंकि जिंक से कॉपर कम अपक्रियाशील है, कम क्रियाशील है, इसलिए जिंक को कॉपर इसके विलयन से नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके कुछ अनुप्रयोग को। तो देखिए इसके मान लीजिए अनुप्रयोग मतलब किसका क्या यूज होता है, तो हम कह सकते हैं चाहे सक्रियता श्रेणी के हैं चाहे विद्युत रासायनिक श्रेणी के हैं, तो इसका उपयोग हम करते हैं कि जैसे मान लीजिए जो धातु दिया गया तो धातुओं के अपक्रियाशीलता का क्रम पता कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कि मान लीजिए कौन सा धातु है जो
अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा या फिर निकाल सकता है और कौन सा नहीं, तो वो भी हम लोग इसी श्रेणी से पता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को निकालेंगे, विस्थापित कर देंगे वैलेंस से, जो कि इसके नीचे हैं तो विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन इससे बनता है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये ठंडे जल से भी अपक्रिया कर लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। ठीक है, सामान्य ताप पर यदि मान लीजिए हम लोग बात करते हैं सोडियम है, कैल्शियम है, तो ये सामान्य ताप पर ठंडे जल से अपक्रिया कर लेते हैं। लेकिन जो नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं अपक्रियाशीलता घट रहा है, जैसे आयरन को ले लें तो ये ठंडे जल से अपक्रिया नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जाता है ऑप्शन देखिए कि मतलब इसमें से कौन सा ठंडे जल से सामान्य ताप पर अपक्रिया करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो जो यहाँ सक्रियता श्रेणी में ऊपर हैं वो तो कर ले जाएंगे, ठीक है, ठंडे जल से अपक्रिया सामान्य ताप पर, लेकिन जो नीचे हो जाते हैं उनका क्रियाशीलता घट जाता है तो ठंडे जल से अपक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, फिर जलवाष्प से कर सकते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, तो उसके बाद और हम लोग देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं और कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग करते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो मान लीजिए मिश्र धातु की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं जब दो अथवा दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में आपस में मिला के और पिघलाया जाता है। ठीक है, तो वह एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, जब दो अथवा दो से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिला के उनको पिघलाया जाता है तो एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, उस मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जो मिश्र धातु होता है मिलने के बाद जो तैयार हुआ है मिश्रण, ठीक है, समांगी होता है, वो अपने मूल धातुओं से, जो उसका मूल धातु था उससे गुणों में बहुत ही भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग ले लें पीतल। ठीक है, पीतल, ठीक है, तो ये भी एक मिश्र धातु है। किससे किससे बना हुआ है, तो ये तांबा और प्लस जिंक के मिश्रण से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का लगभग निश्चित अनुपात होता है और 2:1 मतलब लगभग 2 भाग होता है कॉपर और 1 भाग होता है जिंक। ठीक है, जस्ता। तो मान लीजिए अब हम लोग ट्रिक से देखें कि कैसे याद करेंगे, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि पीतल को पीता जी। ठीक है, देखिए पी से क्या हो गया, पीतल, ता से क्या हो गया, तांबा, जिससे मिलकर बना हुआ है, और जी से क्या हो गया, प्लस जिंक। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि पीतल जो होता है तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, लगभग 2:1 का होता है। ठीक है, 2 भाग ये होता है तांबा और 1 भाग जिंक होता है। तो इस प्रकार से मान लीजिए दो धातुओं को, दो अथवा दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला के, ठीक है, पिघलाया जाता है, निश्चित अनुपात होता है, पिघलाया जाता है, तो उनसे जो समांगी मिश्रण बनता है उसी को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। इसका एक एग्जांपल हो गया कि जिसमें मतलब दिया गया है क्वेश्चन में कि कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व संगठन उपयोग लिखिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, पहला हो गया पीतल, जिसका हम लोग कोई भी मशीनरी पुर्जे बनाने में उपयोग करते हैं या फिर वायर भी बनाया जाता है। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं जो कि होता है जर्मन सिल्वर। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं, एक तो हो गया था पीतल, दूसरा जर्मन सिल्वर। ठीक है, जो कि कॉपर के मुख्य मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, प्रमुख मिश्र धातु होते हैं। अब पहला पीतल है तो किससे किससे बना है, Cu, कॉपर और जिंक से, जिसमें 2:1 का लगभग 70% ये होता है और 30% जिंक होता है। ठीक है, इसका यूज क्या करते हैं, तार, मशीन के पुर्जे और बर्तन बनाने में। फिर दूसरा है जर्मन सिल्वर, जिसमें कॉपर, जिंक और निकिल होता है। एक चीज़ और है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जर्मन सिल्वर, क्योंकि नाम है जर्मन सिल्वर लेकिन इसमें कहीं सिल्वर होता ही नहीं है। ठीक है, तो सिल्वर ना होने की वजह से इसको बार बार पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर कहेगा, ऑप्शन में दे देगा 4 में से कौन सा नहीं होगा, और सिल्वर जरूर देगा ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ कॉपर, जिंक और निकिल होता है, जो कि कॉपर 50%, जिंक 35% और निकिल 15% आपस में मिलाया जाता है, पिघलाया जाता है, जो मिश्र मतलब या फिर मिश्रण बनता है, समांगी मिश्रण, उसी को हम लोग कहते हैं जर्मन सिल्वर। इसको मूर्ति बनाने में यूज करते हैं और बर्तन बनाने में, इन सब में यूज करते हैं, उपयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, निस्तापन, भर्जन तथा गालक व धातुमल क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं निस्तापन, भर्जन। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन यहाँ दिया गया, निस्तापन, भर्जन तथा गालक और धातुमल को परिभाषित कीजिए। तो इसका हम लोग देखते हैं यहाँ निस्तापन, भर्जन, गालक और धातुमल। तो ये निस्तापन की बात हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। तो क्या होता है कि जब सांद्रित अयस्क, जैसे मान लीजिए किसी भी अयस्क और खनिज के बारे में भी हम लोग समझ रहे हैं, तो जब किसी भी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर, ठीक है,
निम्न ही मतलब नीचे ही, उसके गलनांक से नीचे ही लेकिन उच्च ताप पर, ठीक है। गर्म करते हैं तो वो जो सांद्रित अयस्क है वो ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यदि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लेते हैं ZnCO3, ठीक है। तो इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं और गर्म करने से वायु की अनुपस्थिति हो रही है यहाँ पर, तो इसको हम लोग कहते हैं निस्तापन। गर्म करने से क्या होता है, जिंक ऑक्साइड ZnO और प्लस CO2 में बदल जाता है। यहाँ इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं भर्जन की, ठीक है। निस्तापन समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जब हम लोग सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, मतलब गलनांक से नीचे ही गर्म करते हैं उच्च ताप पर, तो ये अपने ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसको हम लोग निस्तापन कहते हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं भर्जन की, ठीक है। जब हम लोग सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से नीचे गर्म करते हैं तो वो बदल जाता है ऑक्साइड अयस्क में, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए बताया गया कि सल्फाइड अयस्क जैसे ZnS है, ठीक है, सल्फाइड अयस्क है। अब इसको हम लोग वायु की उपस्थिति O2 वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसको हम लोग भर्जन कहते हैं, भर्जन। तो यहाँ से क्या बनता है, ये ऑक्साइड अयस्क में चेंज होता है। जैसे मान लीजिए ZnS था तो अब ये ZnO हो जाता है और प्लस यहाँ से सल्फर है तो SO2 निकल जाता है। यहाँ पर 2 1 3 हुआ तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पर 2 ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम लोग 2 सल्फर है, यहाँ पर 2 सल्फर कर देते हैं, ठीक है। 2 तो 2 सल्फर हुआ और 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 कर देते हैं, जिससे बैलेंस भी हो जाएगा, ठीक है। अब 2 जिंक है तो 2 जिंक है, 2 सल्फर है तो इधर भी 2 सल्फर है और 3 दूनी 6 तो 2 और 4 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन। जैसे मान लीजिए जिंक मतलब सल्फाइड अयस्क था, जिंक ZnS, ठीक है। अब इसको हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म किए हैं तो यहाँ से ये जिंक ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड अयस्क में बदल गया है। अब यहाँ से ये भी ऑक्साइड अयस्क में बदल गया और ये भी। अब इसको हम लोग इससे मान लीजिए जिंक को अलग करना है तो कार्बन से अपक्रिया करवा देते हैं तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं गालक किसे कहते हैं और धातुमल किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर अपक्रिया करके उनको गलाकर और वो दूर करने के लिए मतलब गलाकर दूर करने का प्रयास करते हैं या फिर दूर कर देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। जैसे मान लीजिए उसके बाद जो पदार्थ दूर हुआ, जैसे मान लीजिए कोई भी अयस्क था उसमें अशुद्धि के रूप में क्षारीय अशुद्धि या फिर अम्लीय अशुद्धि हो सकता है, तो उसमें यदि मान लीजिए हम लोग कुछ पदार्थ मिलाएं, अम्लीय यदि क्षारीय है तो अम्लीय मिलाएंगे, अम्लीय गालक मिलाएंगे, और यदि वो अम्लीय है तो क्षारीय गालक मिलाएंगे। तो उसमें मिलाने के बाद ये गालक क्या करते हैं, उनको गलाकर उच्च ताप पर अपक्रिया करते हैं, उनको गलाकर अलग कर देते हैं। तो जो पदार्थ अलग हुआ उसको हम कहते हैं धातुमल, और जो गालक मिलाया गया था अलग होने के लिए उसको कहते हैं गालक, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यदि हम लोग अम्लीय गालक का यूज करते हैं SiO2, ठीक है। यदि इसमें क्षारीय अशुद्धि है FeO मान लेते हैं, ये है क्षारीय अशुद्धि, ये है अम्लीय गालक, तो ये क्या करेगा, इनसे अपक्रिया करेगा और दोनों को लेके बाहर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, धातुमल कहेंगे। ये है गालक और ये है FeO अशुद्धि, ठीक है। यहाँ से बनेगा FeSiO3, ठीक है, इसको कहेंगे धातुमल, ठीक है, जिसको हम लोग स्लैग कहते हैं। तो ये हो गया निस्तापन, भर्जन, गालक और धातुमल, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खनिज तथा अयस्क में अंतर तथा कॉपर के 2 अयस्कों के नाम। खनिज तथा अयस्क, क्वेश्चन नंबर 5। अब 5वें में हम लोग देखते हैं खनिज और अयस्क किसे कहते हैं, इसमें अंतर क्या होता है। तो देखिए पृथ्वी के अंदर, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं या फिर उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसको हम लोग खनिज कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कोयला हुआ, तो ये सब खनिज से निकाले जाते हैं, ठीक है, मिनरल जिसको कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि प्रकृति में धातुएं और उनके यौगिक पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाए जाते हैं उसको हम लोग खनिज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें अयस्क की, तो वह खनिज जिनसे धातुओं को कम खर्चे में, कम व्यय में और साधारण पूर्वक मतलब आसानी से निकाला जाता है, ठीक है, या निकाला जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। मतलब खनिज तो सभी हैं लेकिन उनमें से कुछ ऐसे खनिज होंगे जो अयस्क के रूप में कार्य करेंगे, जिनमें से जैसे मान लीजिए कि खनिज तो सभी है लेकिन कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें से धातुओं को कम खर्चे में आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। तो अंतर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं,
सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेना हो, और इसमें दिया गया है कि मतलब कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए, ठीक है। तो एक हम लोग लिखते हैं कॉपर ग्लांस और एक होता है क्यूपराइट। तो यदि हम लोग बात करते हैं Cu2S, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये भी है किसका, कॉपर का एक अयस्क है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कॉपर ग्लांस, ठीक है, कॉपर ग्लांस। उसके बाद यदि हम लोग Cu2O कर देते हैं तो इसको कहते हैं क्यूपराइट, ठीक है। ये 2 प्रमुख अयस्क हैं किसके, कॉपर के, Cu2S, Cu2O, क्यूपराइट और कॉपर ग्लांस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग देखते हैं संक्षारण तथा उसका निवारण, ठीक है। तो संक्षारण, जैसा कि बात है संक्षारण की, शब्द है कि संक्षारण मतलब क्या हुआ, क्षरण, ठीक है। तो जब धातुओं का नम वायु के संपर्क में आने पर उसके ऊपरी लेयर का क्षरण हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लोहा है तो उस पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना, या फिर चांदी का बदरंग होना, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब इससे बचत कैसे करेंगे कि जंग ना लगे, ठीक है। तो संक्षारण होने से बचाने के लिए, संक्षारण ना हो इससे बचत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यसद लेपन करते हैं। यसद लेपन किसे कहते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई लोहा है या इस्पात है तो उसके ऊपर जिंक का परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है, ठीक है। और पेंट करके भी हम इसको बचाते हैं, ठीक है। तो दूसरा पेंट करके बता सकते हैं, ग्रीस या तेल लगा के भी इसका बचत किया जाता है, या फिर मिश्र धातु में परिवर्तित करके भी इसको हम बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं Cu का H2SO4, सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 से अपक्रिया। कॉपर का रिएक्शन यदि H2SO4 सांद्र H2SO4 से करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो यदि हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कॉपर का रिएक्शन सांद्र H2SO4 से करते हैं तो क्या होता है। तो कॉपर रिएक्ट विथ H2SO4 और वो भी सांद्र, ठीक है। सांद्र H2SO4 लेते हैं तो क्या बनता है, यहाँ हाइड्रोजन निकल जाता है, और हाइड्रोजन के फॉर्म में नहीं निकलता है, यहाँ से ऑक्सीजन लेके H2O, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहाँ से होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस, यहाँ से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस 2H2O, ठीक है। यहाँ से क्या बना, कॉपर सल्फेट, इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये H2O, ठीक है। देखते हैं बैलेंस भी है, एक कॉपर एक ही है, सल्फर 2 है, तो यहाँ एक सल्फर 2, ऑक्सीजन 8, तो 2 और 4 और 2 8, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, यदि मान लीजिए हम लोग कॉपर का सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सांद्र HNO3 का 4 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉपर Cu और NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि इस पर 2 प्लस होता है, इस पर 1 माइनस, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर बनता है NO2 और प्लस H2O, 2H2O भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 2NO बन जाएगा। फिर ऑक्सीजन देखते हैं, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और 6 12, और यहाँ 4 3 12 और एक कॉपर, ठीक है। तो ये भी बैलेंस है। तो यहाँ पर बना गया कॉपर नाइट्रेट और NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों रिएक्शन भी पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं तथा आयनिक यौगिक का गलनांक अधिक क्यों होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम लोग एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अधिक विद्युत ऋणात्मक तथा एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव अधिक विद्युत धनात्मक तत्वों के बीच में इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के कारण जो बंध बनता है, उसे बॉन्ड नहीं बनता है लेकिन अट्रैक्शन फोर्स ही होता है, लेकिन बॉन्ड कहा जाता है आयनिक बंध, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये जुड़े होते हैं उसी को हम लोग आयनिक बंध तथा उस बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से लिया जाए Na सोडियम है तो Na, ठीक है, और प्लस यहाँ से Cl। अब ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन त्यागने में आगे है, और ये मोर इलेक्ट्रो निगेटिव इलेक्ट्रॉन लेने में, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये देता है और एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ से बनता क्या है NaCl, ठीक है। अब ये NaCl इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही उच्च होता है, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं और ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को ले लिए हैं, तो यहाँ NaCl के बीच में जो बंध पाया जाता है उसको आयनिक बंध कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के कारण बन रहा है और अत्यधिक आकर्षण फोर्स बल लगा हुआ, ठीक है। इसीलिए इनका जो गलनांक होता है मतलब इनके बनने में अधिक ऊर्जा निकलता है, अतः इनको
तोड़ना है मतलब गलाना है, अलग अलग करना है, तो इनको गलाने में भी अधिक ऊर्जा देना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जो आयनिक बंध होते हैं या आयनिक यौगिक होता है उनका गलनांक अधिक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए NaCl है तो इसका गलनांक उच्च होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अभी तक साइंस में कुछ भी तैयार नहीं है, एग्जाम देना है, लेकिन अब धीरे धीरे प्रयास, जैसे मान लीजिए सोचने से कि कुछ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कुछ भी हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा होगा। ठीक है, तो कुछ पढ़ के जाएंगे तो हम लोग कुछ कर पाएंगे और कुछ नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए फेल वही होते हैं अक्सर जो कुछ कॉपी में लिखते नहीं है, एकदम ब्लैंक छोड़ देते हैं, कॉपी को एकदम सादा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वही फेल होते हैं। बाकी यदि आप लोग कुछ लिख के आ रहे हैं, अच्छे से कॉपी पूरा कर रहे हैं, क्वेश्चन पूरा कर रहे हैं, तो कोई भी फेल नहीं होगा। ठीक है, और अच्छा नंबर मिलेगा। तो यदि मान लीजिए हम लोग देखें धीरे धीरे भी करके पढ़ते रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बंद करना है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। हैं जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखो। ठीक है, जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखो, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखो। ठीक है, जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखो, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखो। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखो। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।